दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं हेमलता शर्मा। बात देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की हो और हिमाचल इसमें पीछे रह जाए, ये संभव नहीं है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। और ये विडंबना है कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को या तो इतिहास में जगह नहीं मिली या फिर उन्हें समय के साथ भुला दिया गया। हिमाचल प्रदेश की पावन धरती ने ऐसे ही माँ भारती के कई वीर सपूतों को जन्म दिया जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अहम भूमिका निभाई। और दूरदर्शन हिमाचल का ये सौभाग्य है कि आज देवभूमि हिमाचल के कुछ ऐसे ही वीरों के बारे में चर्चा करेंगे। और इस विशेष चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लेखक इतिहासकार राजा भसीन। बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में सर। बहुत धन्यवाद जी हेमलता जी, ये थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ये जो आप कह रहे हैं कि कितने लोग रहे हैं, कितने ये और बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से ये लोग आए हैं जिन्होंने हमारे प्रदेश में जो बड़ा स्वतंत्रता से जो संग्राम था उसमें जुड़े, कुछ अलग अलग थे जिन्होंने अपना भी ये करा था। जो बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है वो हिमालय रियासती प्रजामंडल का रहा है जी। जिसके एक सदस्य हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री भी थे डॉक्टर वाई.एस. परमार, वो भी इससे जुड़े हुए थे। सैकड़ों और लोग हैं। इसमें एक ज़रूर चीज़ रही है कि भाषा संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश ने एक पूरी पुस्तक निकाली है जिसमें सारे हिमाचल के जी। ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका पूरा का जिक्र किया गया। पर एक चीज़ होती है, एक पुस्तक में चीज़ निकाली जाती है और कई बार वो पुस्तक भूली भी जाती है। पर जितना हम कहें कि इन लोगों को श्रेय मिलना चाहिए था, जितना इन्होंने बलिदान दिया अपनी ज़िंदगियों का, अपने सारा काम का, सब कुछ का, वो शायद हमें थोड़ा और अधिक इनको याद देनी चाहिए, इनको और श्रद्धांजलि देनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। पर ये भी नहीं हम कह सकते कि हम एक तरह से इनको भूल ही गए हैं, ये नहीं है। क्योंकि जहाँ जहाँ तक हो सका है ये इनकी याद रही है, उनकी स्मृतियाँ बनी हैं और उनको हमने हमेशा प्रदेश में और देश में आदर दिया है। जी बिल्कुल। अगर आज की हम बात करें तो आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में रहने का सौभाग्य हमें मिला है। तो ऐसे में उन स्वतंत्रता सेनानियों का जो बलिदान था कितना महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर से अगर हिमाचल के नज़रिए से देखा जाए तो? जो भी अगर स्वतंत्रता सेनानियों का अगर हम बलिदान देखें, ये हम नहीं कह सकेंगे कि बस केवल हिमाचल का ही कि इसमें जुड़ा था, कि क्योंकि एक ये समझ लीजिए एक ये राष्ट्रीय मूवमेंट थी, ये सारे राष्ट्र में चली हुई थी। ये लोग थे, क्योंकि हिमाचल उन दिनों में एक याद रखना है जी कि बहुत उस हिसाब से पिछड़ा इलाका था जी। तो अब आप इसी सी एक छोटी सी चीज़ से एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि जब हमें आज़ादी मिली उस समय हिमाचल की जो टेरिटरी थी कोई लगभग 22,000 किलोमीटर के आसपास थी। शिमला और उसके आसपास के हिस्से तब भी पंजाब में थे जी। अब हमारी जो है टेरिटरी कोई लगभग 57,000 सम किलोमीटर्स है जी। उस समय जब हमारे पास 22,000 किलोमीटर था, सारी मोटरेबल रोड सारे प्रदेश में 40 मील से कम थी जी। आज हमारे पास 40,000 किलोमीटर से ऊपर है। तो एक जनरेशन के अंदर कितना बदलाव आया है। अब आप वो सोचिए कि जब वो 40 मील थी कि कितना पिछड़ा था। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, हेल्थ सर्विसेज नहीं थी। अगर मैं आपको एक पर्सनल मिसाल देता हूँ कि जब मेरे फादर यहाँ थे जी। जब वो कई बारी जब वो लाहौर से आते थे, शिमला आते थे, उनके ताया जी ऊपर सत्यानंद स्टोक्स के साथ कोटगढ़ जाते थे, उन्हें 3 दिन लगते थे शिमला से कोटगढ़ जाने में जी। वो पैदल, थोड़ा सा पैदल चलते थे, बाकी खच्चरों पे चलते थे, इतना ये डिस्टेंस था जी। एक्सप्लॉयटेशन अगर हम कहें वो भी थी जी, क्योंकि एक जो हमारी चीज़ जो रही है, जो हम कहेंगे हमारे इतिहास पे एक सोटू से काला धब्बा रहा था जी। था पे एम्फोसिस है जी।
जो ये बिगाड़ का सिस्टम था कि जहाँ पे लोग बिना पैसे लिए या बिना पैसे दिए गए उन्हें, उनको एकदम से अपना सब कुछ, घर बार, गांव, परिवार, अगर खेत में उपज है, सब कुछ छोड़ के एकदम से जाना पड़ता था। जी। शुरू शुरू में तो ये केवल जो वो उस एरिया के राजा और जो समझ लीजिए स्टेट ऑफिशियल्स थे वो इसका बेनिफिट लेने लग पड़े। एक बारी अंग्रेज़ी शासन भी यहाँ आ गई तो उन्होंने भी उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। और ये भी है कि एक ये सत्यानंद स्टोक्स के इंटरवेंशन पे, ये मेरे ख्याल से 1935-1936 के आसपास के ये सिंपैथेटिक हियरिंग उन्हें मिली, तो थोड़ा सा ये बिगाड़ का ये दब गया कि ख़त्म किया गया। अब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है प्रदेश में शिमला से बाहर, वो अधिकतर ये जैसे कहेंगे लोकल इश्यूज भी इसके साथ मर्ज होती जाती हैं। एक्सप्लॉयटेशन थी, जंगलात के उनको राइट्स नहीं मिलते थे, एकदम से उनको घर बार जैसे मैं कह रहा था छोड़ के आना पड़ता था, तो उनको लगता था कि एक्सप्लॉयटेशन तो था ही, शोषण तो था ही, कि ये किसी तरह से हम इस शोषण से निकले। और उस शोषण से निकलने का उन्हें ये तरीका निकल रहा था कि भारत को आज़ादी मिले तभी हम इस शोषण से निकल पाएंगे। बिल्कुल। यहाँ पर अगर आप शोषण की बात कर रहे हैं तो उस वक्त अगर हम बात करें तो जो मॉल रोड था वहाँ पर जो है भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं थी। तो आप अपने ही देश में रहकर, अपने ही राज्य में रहकर आपको कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जाने की अनुमति नहीं है, तो ये एक तरह से जो मानसिक प्रताड़ना है उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? हेमलता जी, यहाँ थोड़ी सी मैं हिस्टोरिकल करेक्शन आपको करना चाहूँगा कि ये माल रोड पे ये नहीं था कि भारतीय नहीं जा सकते थे, भारतीय जा सकते थे, क्योंकि लगभग 70% जो दुकानें माल पे थी वो भारतीयों की ही थी और सारे काम करने वाले भारतीय थे उन दुकानों में। तो ये गलत है अगर हम कहें कि भारतीय नहीं जा सकते थे। पर एक ये म्यूनिसिपल लॉ था जो शुरू में जब कैप्टन केनेडी ने शिमला का पहला घर 1822 में बनाया था, उसके बड़ी पक्का घर बनाया था, तो उसके बड़े करीब उसके बाद ये लॉ आ गया था कि नेटिव्स विल नॉट बी परमिटेड टू टेक द एयर व्हेन यूरोपियंस आर गोइंग, के जब अंग्रेज सैर के लिए जाएंगे तो उस वक़्त देसी लोग, हम लोग नहीं जा सकते। पर जैसे जैसे समय बदलता गया ये चीज़ ढीली हो गई। पर एक म्यूनिसिपल बाय लॉ था जिसमें जो वो म्यूनिसिपल बाय लॉ में कहते थे कि 4 बजे शाम के और 7 बजे के बीच में कोई पोर्टर, कोई कुली किसी को अपने लिए सामान वगैरह के लिए वो नहीं जा सकता था। अब जैसे ही स्वतंत्रता का संग्राम हमारा बढ़ने लग पड़ा तो इल ड्रेस्ड इंडियंस को भी ये माना कि भी इल ड्रेस्ड इंडियंस का मतलब हुआ जिस हिंदुस्तानी ने, जिस भारतीय ने खादी पहनी हुई है वो इल ड्रेस्ड इंडियन होगा और उसे नहीं जाने दिया जाएगा। पर ये इंसिडेंट्स थे। पर इसमें मैं कई जो चीज़ें हुई हैं जो जिसमें कहेंगे हम रेशल डिवाइड बड़ा विजिबली बाहर आया। एक इसमें जो एग्ज़ाम्पल था, यहाँ पे थे, अगर आप आज भी छोटा शिमला पोस्ट ऑफिस की तरफ जाएंगे उसके सामने एक ये कोठी है येट्स प्लेस। येट्स प्लेस में एक ये अंग्रेज़ अफसर मैंसल प्लेडल जो कैंटीन बोर्ड के हेड थे वो रहते थे। उनके एक डिनर पार्टी हो रही थी और जो वो लोग आए हुए थे वो रिक्शाओं में आए हुए थे। तो जब वो समय हुआ कि उनको उठाने का कि रिक्शा वालों को भी जा उठो और जो आपकी सवारियां इनको लेकर जाओ, एक आदमी था जिसका नाम जगेश्वर था, वो अपनी जो वो चादर उसने लपेटी हुई थी उसमें जैसे फंस सा गया। मैंसल प्लेडल को गुस्सा चढ़ा और उसने उसे ज़ोर से लाते मारी और उसको काफ़ी ज़ख्मी किया। बाकी रिक्शा वाले बेचारे डर गए थे कि अब क्या करें, तो वो गए, ये पहले तो वो गए कि ये जो छोटा शिमला का थाना है कि इसके FIR लिया जाए। वहाँ पे जो भी ड्यूटी पे था उसने मना कर दिया, कहते मैं नहीं रजिस्टर करूँगा। फिर ये लोग गए, राय बहादुर मोहन लाल जो एक बड़े पेट्रियाटिक आदमी थे,
और बीच बीच में गांधी जी उनके पास आए भी और रहे भी उनके साथ, राय बहादुर मोहनलाल के साथ। तो ये रिक्शा वाले राय बहादुर मोहनलाल के पास गए कि ये सिचुएशन है तो क्या किया जाए। उतनी देर में जगेश्वर की डेथ हो गई। फिर अगले दिन वो जो सदर थाना है उसमें ये FIR लॉन्च किया गया। जी जी। तब तक बहुत शोर मच चुका था और पर पुलिस ने और फौज ने दोनों ने कोशिश करी कि ये किसी तरह केस दब जाए, पर तब तक प्रेस इन्वॉल्व हो गई थी, बाकी स्वतंत्रता सेनानी इन्वॉल्व हो गए थे, तो ये दब नहीं सका केस और ट्रायल के लिए चला गया। उसमें मैंसल प्लेडल को गिल्टी दर्ज किया गया और एक फाइन लिया गया और साथ में इम्प्रिजनमेंट की भी सज़ा दी गई। मैंसल प्लेडल ने जेल में ही आत्महत्या कर ली। तो ऐसे से ये जो इंसिडेंट्स थे ये हमें ये बताते थे कि जैसे रेशियल डिवाइड शिमला में इतनी सिवियर नहीं थी, क्योंकि शहर ऐसा बना हुआ था कि जैसे बाकी बड़े शहरों में एक मॉडल टाउन होता था, कंटोनमेंट होती थी, सिविल लाइंस होते थे जहाँ पे यूरोपियंस रहते थे। शिमला में इतना फ़र्क नहीं था। एक फ़र्क ज़रूर था कि जो स्टेशन वार्ड था वो ज़्यादा अंग्रेज़ उसमें रहते थे, जो बाज़ार वार्ड था उसमें ज़्यादा भारतीय रहते थे। बट वो क्योंकि शहर की टोपोग्राफी ऐसी है तो वो इतना सिवियर डिवाइड नहीं था। साथ में जो ये था, अगर आप सेंसस को भी कभी लें तो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी शिमला शहर में आती है वो आती है कोई लगभग 1926-1928 की। उसके बाद बल्कि 1937 तक जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है पॉपुलेशन घटती जाती है। उस समय कोई लगभग 40,000 शिमला में निवासी थे। उन 40,000 निवासियों में से लगभग 4,000 कुछ निवासी अंग्रेज़ या यूरोपियंस थे, बाकी सारे भारतीय थे। और उसी समय एक सर्वे किया गया था रिक्शा के कितने लोग हैं, कैसे क्या कंडीशंस हैं उसमें। रिक्शा पुलर्स शिमला में उस समय 3,000 से ऊपर रिक्शा पुलर्स थे। तो समझो जितनी यूरोपियन पॉपुलेशन थी उतने तो रिक्शा खींचने वाले लोग थे। और बड़ी बुरी कंडीशंस में ये रहते थे, बड़ी बीमारियां थी। ये राय बहादुर मोहनलाल और कुछ लोगों ने ये उनके बाद कुछ कंडीशंस इम्प्रूव करी जब ये लेबर हॉस्टल्स बने। यहाँ भी अब शिमला में भी आपके यहाँ दूरदर्शन केंद्र के पास भी एक वो पुराना लेबर हॉस्टल और रिक्शा शेड अभी भी दिखता है। ये 1-2 बने थे जिससे थोड़ी सी इन लोगों की कंडीशंस बढ़ी थी। राजा भसीन जी, आपने बहुत अच्छा एक करेक्शन यहाँ पर किया है, जिस तरह से आपने बारीकियों के साथ बताया कि पहले जो एक समय निर्धारित किया गया भारतीयों के लिए मॉल रोड में आने का, उसके बाद जो है यदि आपने खादी पहना है तो उसके बाद उन्हें भी बैन कर दिया गया। तो ये हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छी जानने वाली बात है, ताकि उनको भी पता चल सके कि जो पूरे भारतीय थे सभी को जो है ऐसे बैन नहीं किया गया था कि आप लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन समय के साथ साथ जो है ये मानसिक प्रताड़ना जो है उन्हें सहन करनी पड़ी। तो इस बीच ही आपने यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियों का भी जिक्र किया। तो अगर उस समय की हम बात करें तो बहुत विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ रही होंगी। आज भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में जो है गिनी जाती हैं। तो उस समय आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेना उन भौगोलिक परिस्थितियों में कितना मुश्किल रहा होगा? एक तरह से कठिन भी था जी, और एक तरह से आसान भी था। मैं आपको एक इसमें उदाहरण देता हूँ। सिरमौर का आज भी एक इलाका है जिसे थोड़ा सा पिछड़ा हुआ माना जाता है। ये पछाड़ का एक हिस्सा है और वो एकदम नाम आ जाएगा उसमें, जिसे हम ये वहाँ पे शुरू हुआ था कैंपेन, और ये पझौता के वो जुड़ गया था। तो वहाँ पे ना सिरमौर में ये चौधरी शेर जंग थे जिन्होंने बहुत कुछ शुरू करा था। अब वहाँ पे इश्यूज क्या थी? इश्यूज बेसिकली वही थी, फॉरेस्ट राइट्स, रेवेन्यू
और साथ में जो दरबार को लग रहा था कि जो मियाँ हैं सिरमौर के जी वो ज़्यादा उभर रहे हैं और ये इन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे जी हैं। ग्राउंड पे किसी ने जाकर इन्वेस्टिगेट नहीं करा। हालांकि अंग्रेज़ी अफसरों ने भी बोला कि जी आप जाइए ग्राउंड पे देखिए कि क्या रियलिटी है, जी पर कोई राजा या जी कोई सीनियर जो मंत्री थे वो कोई भी नहीं गए। वहाँ से ये बात उभरती उभरती एक तरह से एक आर्म्ड रिबेलियन की तरह शुरू हो गई। जी तो ये जो पझौटा कैंपेन बन गया था ये एक बहुत बड़ा सा उभर चुका था। जी इसी तरह से हमारे जी बीच में आपको जी, रोकना जी। चाहूंगी। क्या जो ये पझौता जो आंदोलन था ये हिमाचल प्रदेश का जो पहली लड़ाई, हम इसको क्या कह सकते हैं कि पहली बार जो लड़ाई थी, जो आंदोलन था, पझौता से ही शुरू हुआ था? नहीं, कि अगर हम ब्रॉडर हिमाचल में देखें तो शायद और भी चीज़ें हैं। एक ना भूलिए कि जो हमें थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि शिमला जी शहर जी और जो आसपास के इलाकों में कई चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जी यहाँ पे एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन टाउन था, एक बड़ा वेल्थी टाउन था, जी बड़ा इन्फ्लुएंशियल शहर था, जी जिसकी म्यूनिसिपल फैसिलिटीज़ शायद दुनिया के किसी भी शहर के मुकाबले में थी। पानी, बिजली, सीवेज सिस्टम्स, सफाई, जी वो शायद कई यूरोपियन शहरों से भी कहीं ज़्यादा जी अच्छी थी। जी पर जैसे ही हम बाहर जाते हैं कोई कुछ किलोमीटर ही शहर के आसपास, वो जो चीज़ें सदियों पुरानी चलती जा रही थी वही चलती जा रही जी थी। तो एक ये बहुत बड़ा कंट्रास्ट था कि 184 इन्फोर्स की गई है और टूटू से आगे उनको, गानाहट्टी से आगे कि नहीं जा सकते, जी पर वो चले गए और भागमल सौथा को अरेस्ट कर दिया गया जी वहाँ पे पहुंचने से पहले। पहुंचने से जी, पहले जी। तो कोई उस वक़्त कहते हैं कि 2000 के लगभग जी, लोग इकट्ठे हो गए। 1500 तो किसी ने क्राउड में आवाज़ मार दी कि भाई हमारे लीडर को अरेस्ट किया जा जी रहा है, वो रोका जाए। जी वो फिर अब हमें एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आज तक नहीं पता है कि क्या क्या हुआ, पर लगता है कि अनइंटेंशनल फायरिंग हो गई। साथ में नारायण दास के फॉलोअर्स को ये थोड़ा सा इम्प्रेशन आ गया कि नारायण दास को राजा बनाया जा रहा है, कि उसने पगड़ी पे कलगी लगाई हुई थी, रिक्शा में जा रहे थे, ऊपर छाता किसी ने पकड़ा था छतर की तरह। जी तो एक तरह से जो वो राजा की मिसअंडरस्टैंडिंग, अथॉरिटी थी जी उसे चैलेंज किया जा रहा जी था। जी जी आज आकर बात हुई कि फायरिंग हुई जिसमें जी 2 लोग मारे गए, लगभग जी 40 जी घायल हो गए। इंक्वायरी की गई, पुलिस आई, शिमला से पुलिस भेजी गई थी, सारी एजिटेशन को दबा दिया जी। गया। इट वाज क्रश्ड। वो जो और हिमाचल में शायद ये पहला गोलीकांड भी हुआ था आज़ादी की जी लड़ाई के जी लिए। जी बिल्कुल। और जो इसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ है, जी जो हम कई बार ही जैसे हम पता नहीं ओवरलुक कर चुके हैं इतने सालों से, कि जो भी हमारी स्वतंत्रता की समझ लीजिए मूवमेंट्स रही हैं, वो जहाँ सेंटर ऑफ पावर जिसे हम कहेंगे ना, उससे थोड़ी दूर रही हैं। जी अगर हम डांडी मार्च भी लेंगे, डांडी मार्च कलकत्ता एक सेंटर ऑफ पावर, दिल्ली एक सेंटर ऑफ पावर, शिमला एक सेंटर ऑफ पावर, उससे दूर रही है। धामी की जो घटना होती है वाइस रॉय की खिड़की के सामने हो रही है, ये सेंटर ऑफ पावर है। जी तो अगर वाइस रॉय अपने स्टडी की खिड़की से वहाँ देखे, वो धामी को देख सकते हैं वहाँ देख से। सकते हैं। जी दिस इज नेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ पावर, नेक्स्ट टू वेयर द वाइस रॉय सिट्स। जी तो ये एक तरह से इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये कई इंसिडेंट्स है, जैसे ये एक छोटा जी इंसिडेंट जी है, कई बड़े इंसिडेंट्स हैं जिनको हमने पूरी तरह से स्टडी नहीं कर रखा। जी जी बिल्कुल। पर इन लोगों की कंट्रीब्यूशन, अब जैसे एक और अगर आप बड़ा इंसिडेंट लेना चाहें जो शिमला से और हिमाचल से कनेक्टेड नहीं है, पर जो हमारी नेशनल मूवमेंट के साथ बड़ा क्लोजली कनेक्टेड है, इस जो नेवल रेटिंग्स की म्यूटनी होती है 1946 में, जी जी जब लगभग 20,000 नेवी के लोग म्यूटनी कर लेते हैं।
और कि इतनी हद तक है कि एक वॉरशिप बॉम्बे फोर्ट पे अपनी गन्स ट्रेन कर देता है, RAF लो सॉर्टी फ्लाई करते हैं उनके ऊपर। तो ये इन चीज़ों से वो लगता है कि कितना कुछ हो रहा था सारे देश में, और हिमाचल प्रदेश पिछड़ा होने के बनिस्बत भी ये समझ लीजिए इसमें बहुत आगे जा रहा था। बिल्कुल। यूं तो सूची बहुत लंबी है और समय की हमारे पास थोड़ी सी पाबंदी है, लेकिन क्या कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है जिनके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे और आपको लगता है कि वो हमारे दर्शकों के लिए जानना भी ज़रूरी है उनके विषय में, खासतौर पर जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी हैं? ऐसे कई लोग हैं, अब जैसे एक दो का तो मैंने नाम लिया, ये भागमल सौथा हैं, नंदलाल वर्मा हैं, कुनिहार में इतने थे, शेर जंग है। शेर जंग का मैं ख़ास कहूँगा क्योंकि शेर जंग एक व्यक्ति हैं जिनको शायद जितना श्रेय मिलना चाहिए था नहीं मिला है। तो ऐसे कई लोग हैं और मेरे ख्याल से ये दर्जनों के हिसाब से होंगे जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया है हमारे प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा जिक्र करना चाहूँगी, और अगर पहाड़ी गांधी की हम बात करें तो वो क्यों इतना प्रसिद्ध हो गए और उन्हें जो ये नाम दिया गया वो क्यों दिया गया? ये समझ लीजिए, इनको पहाड़ी गांधी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये गांधी जी के जैसे कहेंगे ना, मैं ये नहीं कहूँगा रेप्लिका थे, क्योंकि वो भी एक इंडिविजुअल थे, वो भी एक इंडिविजुअल थे, पर जो वो प्रिंसिपल्स गांधी जी के थे, अहिंसा, नॉन वायलेंस, और जब आपने दृढ़ संकल्प किसी चीज़ के लिए कर लिया है वो आप आगे ले जाएंगे। तो द नेम इज़ वेरी एप्ट, पहाड़ी गांधी। और ये बिल्कुल समझ लीजिए ठीक है, पर इस समय पे अधिकतर लोग खास पर गांधी जी से बहुत इंस्पायर हुए थे, और ये उस समय की कांग्रेस लीडरशिप्स जो वो नेशनल मूवमेंट में लड़ रहे थे वो बहुत इंस्पायर हुए थे। एक ये धामी गोली कांड में ही था, जिस एक आदमी था जिनको गोली से चोट लग गई थी, उन्होंने ऐसा कह दिया था मैं किसी से इलाज नहीं करवाऊंगा, नेहरू मेरा इलाज करेंगे। पर वो फाइनली मान गए और फिर उनको सुन्नी के हॉस्पिटल में इलाज किया गया था जी उनका। बहुत बहुत शुक्रिया राजा भसीन जी, इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो अनसुने हैं, अनछुए हैं, लेकिन ये विषय इतना बड़ा है कि जो समय है वो कम पड़ जाता है। तो हमारे दर्शकों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो इतिहास है वो बहुत जो है रोचक रहा है। हमारा इतिहास जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई है वो भी बहुत जो है रोचक रही है। तो यदि हम देश के साथ प्रदेश के इतिहास पर नज़र डालते हैं तो हम ये पाएंगे कि हमारा जो इतिहास है बेहद गौरवशाली रहा है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन हिमाचल ने ये प्रयास किया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे अनसुने किस्से और अनसुने जो पहलू हैं उन पर नज़र डाली जाए और हमारे जो दर्शक हैं उनका भी ध्यान आकर्षित किया जाए, इस उम्मीद के साथ कि वो लोग उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करेंगे और उनको जो है अपने दिलों में जगह देंगे, क्योंकि वो इतना जो बलिदान करके गए हैं वो केवल इसीलिए गए हैं ताकि ये जो सुनहरा कल है वो हम देख सकें। और जो 15 अगस्त को हमने आज़ादी का सूरज देखा था वो उन्हीं का जो बलिदान था उसी की वजह से हो पाया था। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।